नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या मेडुला। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है शरीर का तापक्रम को नियंत्रित? ठीक है, ऑप्शन आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आपके पास प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा, उसके बाद हम आंसर दे देंगे। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे कि सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे देने से पहले अगर आप देते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकिएगा कि हाँ हमारा तैयारी कैसा है, और उसके बाद कितना सही जवाब दे सके। परीक्षा में अनुमानित नंबर कितना आने का है ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और इसी तरह का सभी सवालों के लिए हम अगले समय से मैथमेटिक्स का भी सवाल लेके आएंगे आपके लिए। प्रतिदिन सेट का सवाल होगा और वह सवाल हल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका दोस्त डीएलएड की तैयारी कर रहा है तो यह लिंक उन्हें शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर दिया है 49 का डी, पिंटू आर्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। 49 का बी ऑप्शन होना चाहिए था, हाइपोथैलेमस। ये जो है तापक्रम को नियंत्रित करता है। ठीक है, आंसर ये होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? उम्मीद है ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन का लाभ, यानी कि हानि का मतलब होता है क्षरण यानी घट जाना, इलेक्ट्रॉन का घट जाना। इलेक्ट्रॉन का लाभ मतलब इलेक्ट्रॉन का प्लस हो जाना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ना लाभ होना ना हानि होना, तो ऑप्शन सी हो गया, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कॉपर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? आपके जो ऑप्शंस हैं नीचे ए बी सी डी, तो आप लोग देख पा रहे हैं। इसका ऑप्शन आप लोग खुद आंसर दे दीजिए। 51 नंबर का तो आंसर, चलिए ठीक है, राज्य सेंटर, थैंक यू। चलिए 51 नंबर का आंसर हो जाएगा सही बी ऑप्शंस का, जो कि आपका होगा ए आर 4s पावर 1 3d पावर 10। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, दैट्स राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? अर्थात अवतल दर्पण, जो दर्पण चैप्टर में पढ़े अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? वक्रता त्रिज्या पर, द्वारक पर, या ध्रुव पर, या आवर्धन क्षमता पर? ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर तैयारी कर रहे हैं डीएलएड का तो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जो कर रहा है उसके पास भेजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पिंटू आर्या 52 का ए नंबर आंसर बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, क्योंकि फास्ट रीड और फास्ट आंसर देने का प्रयास करना है, यानी फटाफट पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आराम से पढ़ते हैं जाके आंसर दे देंगे, उतना टाइम नहीं है, और आपके परीक्षा हॉल में भी उतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपके पास जो भी डीएलएड का बुक है उसको फास्ट रीड करने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शंस ए बी सी डी में से देख लीजिए और इसका आंसर बोलिए। निधि कुमारी गुड नाइट, अभी गुड नाइट हो गया, अजब हाल है। सवाल नंबर 54, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इस सबको पता होगा। इसका आंसर पिंटू आर्या, ओके, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है कि कान की हड्डी सबसे छोटी होगी, 54। लेकिन कान की हड्डी छोटी होगी, लेकिन ये नहीं पूछा है सवाल। सवाल को बढ़िया से पढ़िए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हड्डी का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि रकाब हड्डी, जो कि सबसे छोटी होती है, कान की ही होती है, ठीक है। अगला सवाल में चलते हैं। अगला है ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? चलिए इसका आंसर हो जाएगा वसा है। ये वसा वही होता है जो तेलहन होता है, जैसे कि घी उंगली में लगाने के बाद चपचपाहट सा रह जाता है, वही है वसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल में चलते हैं। कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने में काम आती है? कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने में काम आती है? सवाल समझ में आ गया? ट्रैंक्विलाइजर्स या एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, ठीक है। ऑप्शंस सही क्या होगा? 56 नंबर का सवाल है। आंसर देखते हैं कौन कौन दे रहा है। पिंटू आर्या डी, छोटी कुमारी सी। चलिए ठीक है, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। कोई बात नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जिसका जिसका डी है वह सही हुआ। अगला चलते हैं। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, रासायनिक क्रियाशील। 57 नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। हम अभी सबका कमेंट बॉक्स चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आंसर दे रहे हैं हमारे आंसर देने के बाद अपने आंसर मैच कर लें कि हमारा आंसर सही था। तो इससे वीडियो के अंत में, लास्ट में आप ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि हाँ हमारा जवाब इतना सही हुआ था, हमारा परीक्षा में इतना नंबर आने की संभावना है, ठीक है। तो कहता है किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासर्व्य तरंगें होती है, क्या होता है? केवल अनुदैर्ध्य या केवल अनुप्रस्थ, या अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है कहाँ पर? फोकस पर, फोकस या वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र पर या केंद्र से दूर होता है। ये बहुत सरल सा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर, ठीक है। चलिए बीच बीच में ये भी चेक कर लेते हैं कि जवाब क्या मिल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया जवाब है। जवाब देते रहिए, जवाब चलते रहना चाहिए। मेरे क्वेश्चन सामने आ जाता है, क्वेश्चन जैसे ही सामने आए उसका आंसर आप पहले से दे दिया कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रेकिया हमारे शरीर में कौन से अंग में पाया जाता है? श्वसन तंत्र में, हृदय तंत्र में, पाचन तंत्र में या उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र का ट्रेकिया है,
जो कि गले में पाया जाता है, तो श्वसन तंत्र ही हुआ, तो उसी के पास एक ट्रेकिया लगा होता है, जिसे हम लोग बोलते भी हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? चलिए, कोशिका चैप्टर से सवाल है कि कोशिकांगों यानी कि कोशिका के अंग में से किसे कोशिका की आत्मघाती अर्थात हो गया आत्महत्या, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कौन है आत्महत्या की थैली? तो आपका यहाँ पे ऑप्शंस है ग्लोजी काय, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। 61 नंबर का सवाल है। चलिए, इसका आंसर तो हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में कौन कौन क्या दे रहा है। तो फादर श्री थैंक यू, पिंटू आर्या सी, अभी का आप जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर कीजिएगा ताकि आपको बाद में मिलाने में सहूलियत हो जाए। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद उसका ऑप्शंस दिया कीजिए, इससे फायदा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास सवाल 61 नंबर का था कि कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर है। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कि अपना कोशिका, पूरा शरीर तो कोशिका का बना होता है। अगर कोशिका खराब हो जाए, यानी ऐसा मानिए कि चोट लग गया तो वहां पे कोशिका खराब हो जाता है, तो ऐसे बगल वाली कोशिका जो तो कोशिका का विभाजन करके उसको पूर्ति कर देता है। लेकिन अगर कभी कोशिका पूरा का पूरा खराब होने लगे तो लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर होता है वो क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और पूरा का पूरा कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? बहुलक मतलब वो मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। तो निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? बेकेलाइट, टेफ्लॉन या पॉलीथीन या स्टायरीन। चलिए 62 नंबर, इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बेकेलाइट। ठीक है, जो जो ए बोले उसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मृत पोषी पोषण क्या है? मृत पोषी पोषण जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है। चलिए इतना पढ़ना जरूरी नहीं, आपको तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, तो आप खुद पढ़िए। और ऑप्शन 4 तो है यहाँ पर, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जवाब दे दीजिए। चलिए तब तक के लिए हम एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लें। ओके, 62 का डी। चलिए कमेंट बॉक्स शायद स्लो चल रहा है या हमारा नेट स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, खैर कोई बात नहीं है, आगे से सुधार रहेगा। ओके, छोटी कुमारी का सी जवाब है, 63 के लिए सी, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, इसे मृत पोषी पोषण कहते हैं। यानी कि कोई जीव जो जिंदा है वो अपना भोजन मरा हुआ जीव से प्राप्त करता है, ठीक है, उसे मृत पोषी पोषण कहते हैं। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला किसकी होती है? साइंस का मात्र 2 सवाल बचा हुआ है, साइंस उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोशल साइंस शुरू होगा। कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं किसकी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की। और अगला सवाल है, बहुत अच्छा, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? अर्थात घेंघा एक बीमारी का नाम है, तो किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है। पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन या कैल्शियम। इसका जवाब भी हम चेक करेंगे। 65 जो भी आंसर दे रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर दो, ताकि पता चल सके कि तुम्हारा इस क्वेश्चन का जवाब इतना था। ऐसे पता नहीं चल रहा है कि किसका आंसर दे रहे हो, कितना विद्यार्थी पिछला क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? समझा चुके हैं कि घेंघा एक बीमारी है। घेंघा बीमारी किसके कारण होता है? सीधा सीधा बताना, घेंघा बीमारी किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी से, सोडियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी होता है, जो गले में होता है ना,
गले में जो लग जाता है थोड़ा सा, वही बीमारी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आ गया अपना सोशल स्टडीज अर्थात सोशल साइंस, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह सभी विषय यहाँ पे मिश्रित होंगे। तो अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? चार्ल्स विलिंगस, जेम्स प्रिंसेप, या जोनाथन डंकन, या सर विलियम जोन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए जवाब देते चलिएगा। अगला सवाल लेते हैं, मिर्तुल अखबार को प्रकाशित करवाते थे कौन? सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिवली नोमानी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? चलिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहानी तो बचपन में ही पढ़े होंगे, बहुत दिन पहले। चलिए, तो 67 ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या फिर लाला हरदयाल? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? कोलकाता, कोचीन, पारादीप, या मुंबई? चलिए, बीच में हमें कमेंट बॉक्स चेक करना चाहिए। ऋतिक कुमार, पिंटू आर्या, 65 का सी, 67 का ए, बहुत अच्छा, 65 का सी, बहुत बहुत बढ़िया जवाब। कोई बात नहीं है, आंसर मैच करना है बाद में, वीडियो के लास्ट में देखना ये है कि हमारा कितना जवाब सही हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? कोलकाता, कोचीन, पारादीप, मुंबई? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल में चलते हैं। टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? जड़ी बूटी वाले, साकई वृक्ष, मृदु काष्ठ वृक्ष, मिले जुले वृक्ष, या अल्पाइन वृक्ष? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु काष्ठ वृक्ष। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं? तो 71 नंबर का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ना तो राष्ट्रपति दिलवाता है, ना प्रधानमंत्री दिलवाता है, ये सब में से कोई भी लोकसभा का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर का? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 72 का डी नंबर का आंसर सही होगा 25। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? ठीक है, 2004 ईस्वी, 2008 ईस्वी, 2006 ईस्वी, या 2010 ईस्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 ईस्वी से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, या ज्योतिबा फूले को, या बाल गंगाधर तिलक को? लोक हितवादी ये एक उपनाम है। लोक हितवादी क्या है? एक उपनाम है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 74 का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। ओके, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लंबे लंबे ऑप्शन है।
वह भाग जहां से भूकंप का उद्गम होता है, अर्थात भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, ठीक है। वह बिंदु जो ज्वालामुखी परनव होता है, या वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, या पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो इसका 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब या स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का सेब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, यानी कि राज्यपाल जो अपने राज्य में राज्यपाल होता है वो कितने समय तक के लिए होता है, सेवा कितने समय तक कर सकता है, ठीक है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, या नियुक्ति के बाद 5 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, या आयु सीमा ही नहीं होती है उसकी, कि मतलब जब तक जिंदा है तब तक चलते रहो जब तक आ रहा है। चलिए, 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयु सीमा नहीं होती है इसके लिए, है। राज्यपाल, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल का सेवानिवृत्ति का कोई सीमा, आयु सीमा नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, 78 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना वेतन है? देख लीजिए, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2,80,000 या 3,50,000, अर्थात 3.5 लाख। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश का वेतन है अभी वर्तमान समय। अगला सवाल है, चरक किसे राज किसे राज चिकित्सक थे, यानी किसके राज चिकित्सक थे होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है। तो हर्ष के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, या कनिष्क के, किसके थे राज चिकित्सक, मतलब इलाज करने वाले किसके थे? चरक एक नाम हो गया और पूछ रहा है किसके डॉक्टर साहब थे वो, हर्ष के थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, या कनिष्क के। चलिए कभी बीच में हम थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को चेक करें। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, जवाब कंटिन्यू चलते रहे तो बेहतर है। ठीक ठीक। तो 79 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के ये राज चिकित्सक थे। चलिए बहुत कम सवाल बचा हुआ है। अगला सवाल है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन तो सभी के हैं। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन का फटाफट जवाब देते चलिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है? खरीफ फसल और रबी फसल होता है, ये ऋतु के हिसाब से फसल है, जो कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है, ऑप्शन बोल रहा हूँ आंसर नहीं। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। और इसी तरह से 3 ऑप्शन और भी हैं, आप पढ़िए और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जरा हम कमेंट बॉक्स को तब तक चेक कर लेते हैं। ओके, 79 का डी होगा। ओके, थोड़ा शायद पीछे चल रहे हैं सब, या हम ही पीछे चल रहे हैं? चलिए ठीक है ठीक है।
कोई बात नहीं है, अगर कोई नहीं तो हम हैं, जो हम पहले बोले थे आंसर वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा बाजार को अव्यावहारिक माना जाता है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या अल्पाधिकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता। क्योंकि प्रतियोगिता बाजार में कंपटीशन होता है ना, उसी को बोला जाता है प्रतियोगिता। तो जहाँ पूरा प्रतियोगिता चल रहा है उस हिसाब से तो दिक्कत हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे सिकंदर महान, इसके बारे में तो बहुत पढ़े होंगे इतिहास में। ये 10th के इतिहास में भी आ जाता है और 11th 12th में भी आ रहा है। वैसे इतिहास होता है, किसी भी क्लास में क्यों डिवाइड किया जाए। तो बताइए सिकंदर महान कहाँ पैदा हुए थे, मतलब कब पैदा हुए थे, सॉरी, सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो 365 ईस्वी में या 365 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व या 189 ईसा सन, मतलब उतने में हो गया था, या फिर 365 ईस्वी सन में हुआ था। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर का 356 ईसा पूर्व। 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर जो थे ये फिलिप के पुत्र थे, फिलिप जो कि यूरोपवासी था। अगला सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? अद्वितीय त्योहार अर्थात अद्वितीय किसे कहते हैं? उसके जैसा कोई नहीं, है ना। यानी अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई नहीं। कौन सा त्योहार है? दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा? ठीक है, बिहार का पूछा है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार का, जिसके उसके जैसा कोई नहीं। तो छठ पूजा बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है, इसके जैसा त्योहार और कोई नहीं। बिहार का छठ पूजा, इसे ही आंसर दे देते ना। चलिए अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? ठीक है, और ऑप्शन हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, हम इसका आंसर नहीं देने वाले हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें। इसी तरह का कंपटीशन, खुद का तैयारी, खुद का जांच करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि खुद का जांच ही कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद का जांच करने के लिए ही सही। अगर आप डीएलएड में पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और रोज 8:30 बजे लाइव क्लास से जुड़ें और अपने आप को देखें कि आप कहां तक की तैयारी कर पाए हैं अभी तक में। और अगर तैयारी में कमी है तो तैयारी इस प्रकार से भी की जा सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।